हेलो फ्रेंड, मैं सुरेश कश्यप आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने बैच टॉपर्स क्लब IAS अकेडमी में। मित्रों, कल कुछ टेक्निकल एरर के कारण हम कल रिकॉर्ड हुआ लेकिन लेक्चर आप तक पहुंच नहीं पाया, इसके लिए हम जो है क्षमा मांगते हैं मित्रों। और आज से फिर हम आगे से कंटिन्यू अप कर रहे हैं लेक्चर को। तो मित्रों, इसके पहले हमने इतिहास के 2 श्रृंखलाओं को मतलब 2 क्लास को हम ले चुके हैं, जिसमें से एक में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री पढ़ा था और दूसरा हम एविडेंस ऑफ हिस्ट्री के बारे में हम पढ़े थे। अब एविडेंस ऑफ हिस्ट्री की जब हम बात किए थे तो उसमें हमने 3 सेक्शन की बात की थी। एक उसमें बताया था हमने पुरातात्विक साक्ष्यों के बारे में, दूसरा बताया था साहित्यिक साक्ष्यों के बारे में और तीसरा बताया था हमने विदेशी विवरण के बारे में बताया था। ये मित्रों PCS प्रारंभिक परीक्षा के लिए, RO ARO और BO प्रारंभिक परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से एक से दो क्वेश्चन जो है हर साल बनते हैं। आप जो है प्रीवियस ईयर्स के पेपर उठाकर देख लीजिए, इस बात की पुष्टि स्वतः ही हो जाएगी। तो मित्रों, आज हम इस प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत पुरातात्विक साक्ष्य से स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद साहित्यिक साक्ष्य पढ़ेंगे और फिर जो है हम विदेशी विवरणों के बारे में पढ़ेंगे। तो मित्रों, पुरातात्विक साक्ष्य जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ाया था पुरातात्विक, साहित्यिक और विदेशी विवरणों का, तो पुरातात्विक स्रोत में हमने बताया था कि इन बिंदुओं के तहत, यानी जो पुरातात्विक साक्ष्य आएंगे उसमें अभिलेख आएगा, मुद्रा आएगा या सिक्के आएंगे, स्मारक भवन आएंगे, मूर्तियाँ आएंगी, मृदभांड आएंगे और चित्रकला आएगी। तो हमने मित्रों ये अपना एक मोटे तौर पे एक खाका बनाया था कि इसके अंतर्गत जो है हम पुरातात्विक स्रोतों को जो है हम कवर करने का प्रयास करेंगे। हालांकि हमने पूरी कोशिश की है कि जितने इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हों आपके पुरातात्विक साक्ष्यों से संबंधित, वो सारे जो है इस PPT के माध्यम से आपके कवर हो जाएं। फिर भी अगर कुछ बिंदु अगर हो सकता है, कुछ एक आध दो चीज़ें अगर छूट भी जाती हैं तो उन चीज़ों के लिए आपको परेशान नहीं होना है, क्योंकि अभी जब हम हिस्ट्री को डिटेल से पढ़ेंगे तो जो उसके टॉपिक के अंतर्गत जो चीज़ें महत्वपूर्ण आती रहती हैं वो हम वहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए ये परेशान नहीं होना है, क्योंकि सारी चीज़ हम यहीं पर इकट्ठा नहीं बताया जा सकता है। वो समय के साथ में ही जब हम लोग टॉपिक कवर करेंगे तो टॉपिक दर टॉपिक उसको हम अध्ययन करते जाएंगे। तो पुरातात्विक स्रोतों में अगर हम स्टार्ट करते हैं मित्रों, तो सबसे पहले हमारा जो आता है वो अभिलेख आते हैं। अभिलेख जो है, ये अभिलेख से तात्पर्य क्या होता है? ये अभिलेख से तात्पर्य जो है ऐसे लेख से होता है जो विभिन्न प्रकार के मुद्राओं पर, जो विभिन्न प्रकार के स्मारकों पर, जो विभिन्न प्रकार के शिलाओं पर जो खुदे हुए होते हैं या उत्कीर्ण किए गए होते हैं, उन्हें अभिलेख कहते हैं। इन अभिलेखों के माध्यम से जो है शासक के द्वारा अपने विभिन्न निर्देश, कोई संदेश या कोई प्रशासन से संबंधित कोई राजाज्ञा की घोषणा की जाती थी। इनके माध्यम से विभिन्न उपाधियों की जानकारी प्राप्त होती है। तो ये अभिलेख जो हैं किसी भी वंशावली की जानकारी के बारे में, संबंधित राजा के बारे में, उसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक व धार्मिक परिस्थितियों के बारे में ये भली भांति अवगत कराते हैं मित्रों। ये हमें अभिलेख से ही इनकी जानकारी प्राप्त होती है। तो और एक मोटे तौर पर ये भी हम देखें कि जो अभिलेख हैं, एक हम लोगों के जो इतिहास का जो एक बहुत लंबा कालखंड है, 6 लाख ईसा पूर्व के आसपास से हमारा इतिहास जो शुरुआत होती है इतिहास की, और हमें जो साहित्यिक स्रोत मिलते हैं मोटे तौर पर 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से। तो मित्रों आप ये देखिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मतलब मोटे तौर पर अगर आज से हम देखें तो 2 से ढाई हज़ार साल पहले से हमें साहित्यिक साक्ष्य मिलने लगते हैं और भारत पर मानवों के जो साक्ष्य मिलने लगते हैं वो करीब 6 लाख ईसा पूर्व से हमें मिलने लगते हैं। तो आप ये सोचिए मोटे तौर पर कि 6 लाख से लेकर 2500 साल पहले तक के बीच का जो इतिहास है उसका एकमात्र निर्भरता हमारी किस पर है? पुरातात्विक स्रोतों पर है। तो पुरातात्विक स्रोत जो है भारतीय इतिहास के बहुत बड़े कालखंड के अध्ययन का माध्यम है। हमारा कहने का मतलब ये है कि जो अभिलेख हैं ये भारतीय इतिहास या यूँ कहें कि प्राचीन भारतीय इतिहास को समझने का जो है एक महत्वपूर्ण माध्यम है और एक बहुत बड़े कालखंड की जानकारी इनके माध्यम से हमें मिलती है। तो
ये जो अभिलेख हैं, इन अभिलेखों में जो कई महत्वपूर्ण अभिलेख हैं उनकी चर्चा हम इस पीपीटी के माध्यम से करेंगे। और एक चीज़ और है मित्रों कि हमारे साथ में इस लेक्चर के साथ साथ में आप सीरियसली गंभीरता के साथ में काम कीजिए और एक पेन और एक कॉपी होनी चाहिए, उस पर आप हमारे लेक्चर को नोट करते रहिए। और ये दावा है मित्रों कि यहाँ से क्लास करने के बाद में आपको इतिहास से संबंधित कोई भी शंका आपके मन में नहीं बचेगी। सारी चीज़ों का समाधान यहाँ से होगा और जितने भी कंपटीशन में इतिहास विषय पूछा जाता है वहाँ से आपकी डर वहाँ से दूर हो जाएगा और वहाँ कभी आपको कोई समस्या नहीं आएगी। अगर एक बार हमारे संस्थान से आप और मेरे के द्वारा अगर ये इतिहास की क्लास को आपने कर लिया तो आपको इतिहास से पूरा डर आपका गायब हो जाएगा। और मान के चलिए अगर करीब 90 से 95% 100% की तो मैं गारंटी नहीं लेता हूँ। जो आजकल का पैटर्न आप लोगों ने देखा भी होगा, पीसीएस हो चाहे आरओ हो, इन सब की परीक्षाओं में जो है क्वेश्चन का स्तर किस लेवल का रहता है। लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि 90 से 95% समस्याओं का समाधान मैं आपका करवा दूँगा। चलिए मित्रों फिर हम शुरुआत करते हैं आज अभिलेखों से। तो अभिलेख मोटे तौर पर आपको समझ में आ गया होगा। अब अभिलेखों में जो है एक महत्वपूर्ण अभिलेख की जो हम चर्चा करें तो ये है हमारा बोगज कोई अभिलेख। ये बोगज कोई अभिलेख जो है ये जो बोगज कोई अभिलेख है मित्रों, एक मिनट, ये जो बोगज कोई अभिलेख है मित्रों, ये जो है एशिया माइनर या तुर्की से जो है प्राप्त किया गया है। और इससे वैदिक देवताओं जो इंद्र, मित्र, वरुण, यानी इंद्र का, मित्र का, वरुण का और नासत्य नामक 4 देवताओं का इस पर जो है उल्लेख होता है। तो ये जो एशिया माइनर का जो क्षेत्र है मित्रों, ये मोटे तौर पर कहीं ना कहीं आर्यों का भी निवास स्थान है मित्रों। और चूँकि आर्य सभ्यता, ऐसा माना जाता है कि हमारे यहाँ जो ऋग्वैदिक काल में जो आर्यों का आगमन है उत्तर पश्चिम से हुआ है और आर्य लोग भी इन देवताओं की पूजा करते थे और एशिया माइनर में भी इन देवताओं की पूजा होती थी। तो इसे मोटे तौर पर इस बात को स्थापित करने का प्रयास किया गया है कि आर्यों का आगमन जो है एशिया माइनर क्षेत्र या मध्य एशिया के क्षेत्र से उत्तर पश्चिमी भारत की ओर हुआ था। चलिए ये बोगज कोई अभिलेख हो गया। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि बोगज कोई अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो एशिया माइनर से प्राप्त हुआ है। इस पर किन देवताओं का उल्लेख मिलता है, तो इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य नामक 4 देवताओं का उल्लेख मिलता है। 1-2 दे देंगे, 1-2 ऑप्शन इसमें गायब कर देंगे और क्वेश्चन वो बना देते हैं। फिर अगला है मित्रों अशोक का अभिलेख। जो अशोक का अभिलेख है ये प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है मित्रों ये अभिलेख। और अशोक के जो अभिलेख हैं इसे 3 भागों में बांटकर जो है देखा जाता है। 14 बृहत शिलालेख हैं, 7 स्तंभ लेख हैं और लघु शिलालेख हैं। इन जो शिलालेखों के विभिन्न जो जैसे 14 शिलालेख हैं तो उसमें 1 से लेकर 14 शिलालेखों में किन किन चीज़ों का उल्लेख है। पहले शिलालेख में किसका उल्लेख है, जैसे दूसरे शिलालेख में जो है पड़ोसी देशों के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है, धम्म महामात्रों की जानकारी मिलती है, मिलती है। आगे हम देखते हैं कि जो 13वां शिलालेख है उसमें कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है। ऐसे करके जो है इनके 14 शिलालेख है। जब हम लोग अशोक का टाइम पीरियड पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम इनका डिटेल में अध्ययन करेंगे। यहाँ हमें मोटे तौर पर बस समझने की आवश्यकता है। जैसे इस बार भी जो पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा 2021 की हुई थी मित्रों, उसमें जो है अशोक के 11वें अभिलेख पर क्वेश्चन आया था। तो आप इसकी इम्पोर्टेंस, प्रासंगिकता आप खुद समझ सकते हैं। और कई शिलालेखों के बारे में से पूछता है कि अशोक के व्यक्तिगत नाम का मस्के गुर्जर नतुर उद्बोलन पर अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है। कौन सा किस पर अशोक की रानी करवाकी के अभिलेख का नाम का उल्लेख मिलता है। तो ऐसे करके इन अभिलेखों से संबंधित कई क्वेश्चन बनते हैं मित्रों। और हम लोग जब इसे वहाँ पर कवर करेंगे, जब अशोक को पढ़ेंगे तो वहाँ डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पर संभव नहीं है कि संक्षिप्त समय में इसके डिटेल से हम लोग चर्चा कर पाएँ। लेकिन मोटे तौर पर यह है कि अशोक के जो अभिलेख हैं इससे अशोक के शासन प्रशासन के बारे में, उसके समाज विस्तार के बारे में आदि के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं और अशोक के धम्म के बारे में। उसके बाद मित्रों एक आता है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। ये मित्रों जो है तिथि विहीन अभिलेख है, मतलब इस पर कोई तिथि का अंकन नहीं है। लेकिन मोटे तौर पर जो इसकी अन्य जो अभिलेख है, इस अभिलेख को पढ़कर जो एक मोटे तौर पर आइडिया लगाया गया है वो ये लगाया गया है कि पहले से जो है 2री शताब्दी ईसा पूर्व का जो है ये अभिलेख है। और इससे जो है खारवेल का है, ये खारवेल का है, तो खारवेल की उपलब्धियों की जानकारी मिलती है। एक प्रशस्ति के टाइप का ये लिखा गया है। फिर आगे हम देखें तो इस अभिलेख के क्रम में आता है एक रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है मित्रों। ये 150 ईस्वी में जो है ये लिखा गया है। और
ये 150 ईस्वी में जो है ये जूनागढ़ अभिलेख जो है इस पर रुद्रदामन के द्वारा 150 ईस्वी में जो है इस पर कुछ चीज़ें अंकित करवाई गई थी। ठीक, और ये जो अभिलेख है मित्रों, इस पर जो है मित्रों अन्य 4 शासकों का भी उल्लेख मिलता है। एक चंद्रगुप्त का उल्लेख मिलता है। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य थे मित्रों, इनका जो टाइम पीरियड है ये 298 एक मिनट, ये करीब करीब ये 322 से लेकर 298 जो है ईसा पूर्व यानी BC यानी ईसा पूर्व का ये इनका टाइम पीरियड था मित्रों। तो ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने ही जो है पहले जो है एक नहर का निर्माण करवाया था। इस जूनागढ़ अभिलेख से ये पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने गुजरात के सौराष्ट्र प्रांत में जो है अपने गवर्नर के माध्यम से एक जो है नहर का निर्माण करवाया था। ठीक, उसके बाद आगे जब अशोक के टाइम में हम पाते हैं तो अशोक ने जो है ये जो बनाया गया था, ये जो जूनागढ़ अभिलेख में जो एक सरोवर का बनाया गया था, उसमें से अशोक के द्वारा जो है नहरें निकलवाई गई थी अशोक के टाइम पीरियड में। अशोक का जो टाइम पीरियड आता है ये मोटे तौर पर 271 से लेकर और करीब करीब 232 तक, मोटे तौर पर ये 271 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का BC तक का इनका टाइम पीरियड आता है। ठीक है, और इन्होंने नहरें निकलवाई थी। फिर रुद्रदामन के समय में क्या हुआ था, यानी ये जो बांध जो बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है बांध बनवाया था 322 से लेकर 298 ईसा पूर्व का टाइम पीरियड था। तो बांध का ये निर्माण करवाए थे। अशोक ने उस बांध से नहर निकलवाई थी जो 271 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक का टाइम पीरियड है। उसके बाद रुद्रदामन ने ये जो बांध था उसमें कुछ दरारें पड़ गई थी, तो उन दरारों को जो है सही करवाया था रुद्रदामन ने। तो मित्रों 2014 PCS प्रारंभिक परीक्षा में क्वेश्चन पूछा गया था कि बिना बेगार के किसने जो है इस नहर का निर्माण करवाया था। जूनागढ़ अभिलेख में जो नहर का जिक्र है, तो किसने जो है उस नहर की मरम्मत जो है करवाई थी बिना बेगार के, तो वो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। ठीक है, इसने जो है राजकीय कोष से जो है इस नहर का निर्माण करवाया था, मतलब मरम्मत करवाया था। ठीक है, और ये जो है संस्कृत भाषा में लिखा गया है, शुद्ध संस्कृत भाषा में लिखा गया पहला अभिलेख है। ये PCS में दोनों क्वेश्चन जो है पूछे जा चुके हैं मित्रों। उसके बाद हम आएंगे जब स्कंदगुप्त के समय में आएंगे, तो ये कुमारगुप्त के बाद में आते हैं स्कंदगुप्त आते हैं। इनका जो टाइम पीरियड है मित्रों वो 455 से लेकर 467 ईसा पूर्व में है, ईसा पूर्व में है। ठीक है, ईसवी में है, सॉरी ईसा पूर्व में ईसवी में है। तो स्कंदगुप्त यानी गुप्त शासक जो स्कंदगुप्त थे 455 से 467 ईसा पूर्व में, इन्होंने भी जो है इस बांध की जो है मरम्मत करवाई थी। तो इस प्रकार से रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। प्रीलिम्स के दृष्टि से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और ARO के साथ साथ में कोई अन्य परीक्षा की भी अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी आपको ये क्वेश्चन यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूरी संभावना है और बनते भी हैं। उसके बाद आते हैं हम फिर समुद्रगुप्त की बात करें। प्रयाग प्रशस्ति, जो प्रयाग प्रशस्ति है ये समुद्रगुप्त का है। ये गुप्त शासक थे समुद्रगुप्त। इनका जो टाइम पीरियड है मित्रों ये 335 ईस्वी से लेकर जो है 300 मोटे तौर पर 75 ईस्वी तक का है, ये इनका टाइम पीरियड है। और इस समय इन्होंने जो है एक समुद्रगुप्त ने अपनी एक प्रयाग प्रशस्ति, मतलब एक अभिलेख है, मतलब एक शिला पर लिखा हुआ एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था जिसे प्रयाग प्रशस्ति कहा जाता है। प्रयाग प्रशस्ति क्यों? क्योंकि ये प्रयाग में जो है लिखवाया गया था। प्रशस्ति मतलब क्या है, इसमें प्रशंसा में चीज़ों का, समुद्रगुप्त की प्रशंसा में ये लिखा गया था, और इससे जो है धार्मिक सहिष्णुता व उसकी सांस्कृतिक गतिविधियों के बारे में जानकारी का स्रोत है ये। उसके बाद हम देखते हैं तो ऐहोल अभिलेख हम देखते हैं, जो दूसरा महत्वपूर्ण अभिलेख है ऐहोल अभिलेख मित्रों। ये जो ऐहोल अभिलेख है ये जो है चालुक्य नरेश जो है पुलकेशिन द्वितीय, चालुक्य नरेश, इसमें जो है जो ऐहोल अभिलेख है ये रवि कीर्ति के द्वारा जो है इस अभिलेख को लिखा गया था। ठीक है, एक विद्वान थे या बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति थे रवि कीर्ति, इन्होंने जो है इसको लिखा था रवि कीर्ति ने। और इस पर जो है चालुक्य नरेश
इस पर चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन का जो है उल्लेख मिलता है इस ऐहोल अभिलेख में। और इसमें जो है रवि कीर्ति ने जो है अपनी तुलना जो है कालिदास और भारवी से की है। उन्होंने कहा है कि इस अभिलेख को लिखकर जो है हमने कालिदास और भारवी जैसी जो है महान उपलब्धि जो है अर्जित की है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है पीसीएस परीक्षा में कि जो है किसने जो है अपनी तुलना, किस विद्वान ने अपनी तुलना ऐहोल अभिलेख या ऐहोल अभिलेख लिखने के बाद में अपनी तुलना जो है कालिदास के साथ की, तो रवि कीर्ति हैं। दूसरा, ऐहोल अभिलेख में किन शासकों का उल्लेख मिलता है? पुलकेशिन द्वितीय का मिलता है और हर्षवर्धन का मिलता है। और इसी अभिलेख में बताया गया है कि जो है इसने जो है हर्षवर्धन का जो है दक्षिणी विस्तार को इसने जो है रोक दिया था। इसी अभिलेख में ये कहा गया है। क्यों? क्योंकि जो युद्ध हुआ था ये चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय हर्षवर्धन के बीच में, तो इसमें हर्षवर्धन पराजित हो गया था, जिससे उसका जो है दक्षिण में नर्मदा नदी के दक्षिण में विस्तार जो है अवरुद्ध हो गया था और दक्षिण की तरफ नहीं जा पाया था। इस वजह से जो है इसकी जानकारी मतलब हर्षवर्धन और पुलकेशिन के युद्धों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। आगे हम देखें तो हेलियोडोरस का जो बेशनगर अभिलेख है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख, इसे भागवत धर्म के बारे में जो है जानकारी मिलती है। मित्रों, ये हिंद यवन शासक के राजदूत थे, तो इन्होंने अपना जो है हेलियोडोरस, इन्होंने बेशनगर में एक अभिलेख जो है, बेशनगर जो है ये मध्य प्रदेश में है, वहाँ पर एक अभिलेख उत्कीर्ण करवाया था जिससे हमें भागवत धर्म की जानकारी प्राप्त होती है। मित्रों, तो यहाँ से जो है अभिलेख की जो सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसको हमने कवर कर लिया है मित्रों। ठीक, अब आगे हम देखते हैं मुद्राएं या सिक्के। तो मुद्राएं जो हैं मित्रों, ये विभिन्न शासकों की उपाधियों के बारे में, विभिन्न शासकों के धार्मिक मान्यताओं के बारे में और विभिन्न शासकों के समय की अर्थव्यवस्था के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी के स्रोत हैं। ये अर्थव्यवस्था की जानकारी कैसे देते हैं? तो मित्रों, हम देखते हैं कि प्राचीन काल में जब अर्थव्यवस्था मजबूत होती है तो क्या होता है? व्यापार वाणिज्य बढ़ता है। तो जब व्यापार वाणिज्य बढ़ेगा तो व्यापार वाणिज्य होगा कैसे? सिक्कों के माध्यम से होगा। तो जब सिक्कों की यानी अधिकता आएगी तो इसका मतलब जो है समाज जो है समृद्धि के स्तर पर था। सिक्कों में जब जितने सिक्के शुद्ध होंगे, जितने सिक्के बड़े जारी होंगे और छोटे भी, बड़े से छोटे सिक्के जितने जारी होंगे, यानी क्या है, उसमें समाज जो है समृद्धि की ओर अग्रसर है। तो जैसे हम देखते हैं कि गुप्त काल मित्रों, जो भारत का सबसे पहला जो साम्राज्य माना जाता है, उसने जो है सबसे ज़्यादा सिक्के जारी किए थे। मौर्य शासकों ने जो है सबसे ज़्यादा सिक्के जो है जारी किए थे। तो ये उसकी समृद्धि के बारे में और समुन्नत व्यापार वाणिज्य के बारे में दर्शाता है। आगे जब हम देखेंगे मौर्योत्तर काल में देखेंगे तो विभिन्न राजवंशों के द्वारा सोने, चांदी, टिन पोटीन, इन सब चीज़ों के जो है सिक्के जारी किएंगे, जो उनके समुन्नत जो है व्यापारिक संबंधों की ओर इशारा करता है। तो आगे हम देखें इससे संबंधित जो मुद्राओं से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य क्या है। जैसे इनका अध्ययन जो है हमारा वो न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। न्यूमिस्मेटिक्स इनके अध्ययन को कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है पीसीएस में कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो न्यूमिस्मेटिक्स कहते हैं। आगे हम देखें मुद्रा शास्त्र के जनक जो है जेम्स प्रिंसेप को माना जाता है मित्रों। और जेम्स प्रिंसेप किस लिए प्रसिद्ध है? एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है क्योंकि ये अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले जो 1837 ईस्वी में इन्होंने पढ़ा था। तो इन दो कारणों से जाने जाते हैं। एक तो मुद्रा शास्त्र के जनक के रूप में ये जाने जाते हैं और दूसरा अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले इन्होंने पढ़ा था 1837 ईस्वी में, इसलिए ये महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आगे हम बात करें तो जो पंचमार्क सिक्के हैं, पंचमार्क सिक्के या जो आहत सिक्के हैं, ये हमारे प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वप्रथम जो है पाए जाने वाले सिक्के हैं, जो पंचमार्क सिक्के कहलाते हैं या आहत सिक्के कहलाते हैं। ठीक है, ये जो सिक्के हैं ये मोटे तौर पर 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जो है इनका उल्लेख जो है मिलने लगता है, ये प्राप्त होते हैं। और उसके बाद हम बात करें कि ये जो है लेख विहीन है, इस पर कट का निशान है। इसका मतलब है कि इस पर लेख कोई नहीं पाया जाता है, केवल आकृतियाँ जो हैं इस पर पाई जाती हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि सबसे प्राचीन जो भारतीय सिक्का पाया गया था उसका नाम क्या है, तो पंचमार्क सिक्का, आहत सिक्का। कब से पाया जाने लगा है, तो 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। और 5वीं से 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व का जो काल था मित्रों, वो किसका काल था? महाजनपदा का काल था। और किसका काल था? मगध के उत्कर्ष का काल था। तो उस समय से ये मुद्राएं जो है ये आहत मुद्राएं हमें प्राप्त होती हैं। आगे हम बात करें तो
जो यूनानी शासक हैं, ये यूनानी शासक ने जो है सिक्कों पर लेख और तिथियां उत्कीर्ण करने की जो है परंपरा प्रारंभ की। उत्कीर्ण की परंपरा प्रारंभ किया था, मतलब सिक्कों पर जो लेख हुआ तिथि, जैसे अपनी उपाधियों को कोई अंकित करना शुरू कर दिए, जैसे उनके धार्मिक गतिविधियों के बारे में उनकी जानकारी प्राप्त होती कि किस धर्म को मान रहे थे, अपने शासकीय उपाधियों के बारे में लिखना शुरू कर दिए, जो कि हमें विकेंद्रीकरण की ओर इशारा करता है। यानी ये बताता है कि मौर्य समाज में जो केंद्रीकृत एक समाज था हमारा, अब वो विकेंद्रीकरण की ओर अग्रसर हो रहा था। और क्या बताता है, इससे लेख मिला तो हमें उसके समाज के विकेंद्रीकरण की सूचना मिली, उनके धार्मिक मान्यताओं के बारे में जानकारी मिली, और एक साथ साथ में एक तिथि का एक फ़ायदा ये भी हुआ मित्रों कि इससे क्या हुआ, इतिहास का काल विभाजन स्पष्ट होने लगा था। क्यों? क्योंकि इसके पहले जो सिक्के पाए जाते थे और या जो उसके जो साहित्यिक साक्ष्य पाए जाते हैं, तो साहित्यिक साक्ष्यों में जो है जो कालावधि है उसका स्पष्ट विवरण बहुत कम पाया जाता है, या कहीं या ज़्यादातर साहित्यिक साक्ष्यों में तिथि का अभाव पाया जाता है। तो इस वजह से इतिहास के कालक्रम या उनकी अवधि के ज्ञान के लिए ये जो है तिथियां जो उत्कीर्ण करने की परंपरा शुरू हुई थी यूनानी शासकों के द्वारा, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम था मित्रों, और ये भारतीय इतिहास को जानने का एक बहुत ही अच्छा साधन साबित हुआ इसके बाद से। तो क्वेश्चन बनता है कि लेख पर तिथि उत्कीर्ण करने की परंपरा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की थी? तो हम क्या आंसर होगा हमारा, वो यूनानी शासक होंगे। ठीक, आगे हम देखें तो जो मौर्य शासक हैं, मौर्य शासकों काल में सर्वाधिक जो है सिक्के जारी किए गए थे। ठीक, तो कभी क्वेश्चन अगर बने या बनता है इस टाइप का, तो मौर्य शासक हम करेंगे सर्वाधिक सिक्के किसने जारी किए। ठीक, उसके बाद जो इंडो ग्रीक शासक थे, इनका नाम एक मिनांडर था, मिनांडर या मिनांडर कहते हैं, इन्होंने सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए थे। तो ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है मित्रों, बिम कटफिशस या कुजुल कटफिशस नहीं लगाइएगा, वो कुषाण शासक थे, उन्होंने सिक्के जारी किए थे सोने के सिक्के। लेकिन कुषाण शासक जो था, जो इंडो ग्रीक शासक था मिनांडर, इसने सर्वाधिक जो है मतलब सबसे पहले जो है सोने के सिक्के मिनांडर ने जारी किया था। उसके बाद कुषाण काल में जब आते हैं तो सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के, सर्वाधिक शुद्ध जो है सोने के सिक्के, ये सोने के सिक्के जो है किसने जारी किया था? कुषाण शासक ने जारी किया था। उसके बाद जब आते हैं हम गुप्त काल में देखते हैं तो सर्वाधिक मात्रा में, जब मात्रा की बात होगी तो सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के कौन जारी किए थे? गुप्त शासक जारी किए थे। और जो है सातवाहन वंश जो था, इस सातवाहन वंश ने शीशे के, तांबे के और प्रोटीन के सिक्के जारी किए थे। तो ये जो है सिक्कों से संबंधित मित्रों महत्वपूर्ण तथ्य है, और इसको जरूर याद रखिएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, और जो नहीं पूछे गए हैं कुछ क्वेश्चन, उनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है। आगे मित्रों हम स्मारक और भवन के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं, पुरातात्विक स्रोतों में स्मारक भवन का अध्ययन करते हैं, तो स्मारक भवन से मित्रों क्या होता है, इससे समाज की समृद्धि, समाज की अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है मित्रों, और इससे विभिन्न सभ्यताओं की जानकारी मिलती है, सभ्यताओं के विस्तार की जानकारी मिलती है कि कौन सी बस्ती का प्रसार कहाँ तक था। तो इससे ये पता चल पाता है कि जो है कि सभ्यता कितनी विस्तृत थी। इससे ये पता चल पाता है स्मारक और भवन से कि भवनों के निर्माण कला से कि सभ्यता हमारी नगरीय थी या सभ्यता हमारी ग्रामीण थी। तो स्मारक भवन जो है ये भारतीय इतिहास के अध्ययन के महत्वपूर्ण स्रोत इसलिए बन जाते हैं। तो हम जैसे बात करें जो मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई है जो 1922 में हुआ है, तो उसमें क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली। उसके जो विभिन्न प्रकार के भवन हैं, तो भवनों की खुदाई हुई तो सिंधु घाटी सभ्यता या मतलब मोहनजोदड़ो हड़प्पा की जब खुदाई हुई तो हमें सिंधु घाटी सभ्यता की जानकारी मिली, उसके स्मारक भवनों से मिली। उसका कितनी दूर तक विस्तार था ये उसकी बस्तियों से ही पता चला है, यानी स्मारक भवनों से पता चला है। इसी प्रकार से मित्रों अरिकामेंडू जो अरिकामेंडू है या अरिकामेंडू जो है मित्रों, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, और तमिलनाडु में वही पूर्वी घाट पर पाया जाता है। और ये भारत और रोम के मध्य व्यापारिक संबंध की जो है सूचना देते हैं। पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है कि भारत रोम व्यापार के संबंध की जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? अरिकामेंडू से प्राप्त होती है। क्यों? क्योंकि अरिकामेंडू से जो है रोमन जो है सिक्के पाए गए हैं। जो रोम के जो व्यापार से हम लोग करते थे तो रोमन सिक्के पाए गए हैं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है? व्यापार के बारे में, या मोहरें कहते हैं, रोमन मोहरें पाई गई हैं, जिससे हमें व्यापारिक संबंध की जानकारी मिलती है।
आगे जो राजगीर बिहार है, राजगीर जो कि बिहार में है, यहाँ से क्या है मौर्य राजप्रसाद की जानकारी मिली है। जो बिहार का राजगीर है, यहाँ से चंद्रगुप्त मौर्य के राजप्रसाद की जानकारी मिली है। और कई विद्वानों ने इसकी जो तुलना की है वो एकबतना और सूसा के राजप्रसाद से की है मित्रों, कि वो इतना लग्जीरियस था कि उसकी तुलना जो है वो भारतीय मतलब विदेशी सभ्यता सूसा और एकबतना से की गई है। तो मतलब ये उसके राजप्रसाद के बारे में, उसके समृद्धि के बारे में जानकारी देता है मित्रों। उसके बाद जो चौथा था पुरातात्विक साक्ष्यों में, ये मूर्तियाँ थी मित्रों। मूर्तियाँ जो हैं, हम देखते हैं कि जो मूर्ति निर्माण की कला जो है वो कुषाण काल से प्रारंभ होती है। और कुषाण काल जो था, कौन सा काल था मित्रों? ये मौर्योत्तर काल का समय था। और मौर्योत्तर काल किस लिए जाना जाता है? अपने व्यापार वाणिज्य के लिए मुख्य रूप से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि कुषाण काल में ही सबसे पहले इन्होंने जो है रेशम मार्ग पर जो है कब्जा कर लिया था। और रेशम मार्ग के कब्जा करने का मतलब था एक बहुत बड़ी मात्रा में, बहुत भारी मात्रा में चुंगी का मिलना। और जब चुंगी मिलेगी तो क्या होगा? अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। ठीक है, तो हम देखते हैं ये जो मूर्तियाँ थीं, ये चूँकि ये कुषाण जो थे, इनका जो मध्य एशिया पर भी इन्होंने जो है क्या किया था, वहाँ पर कब्जा किया हुआ था और वहाँ से चुंगी प्राप्त करते थे। और मध्य एशिया का जो एरिया था, मध्य एशिया मतलब जो उत्तर पश्चिम एशिया, जो अफगानिस्तान के आसपास का जो क्षेत्र है मित्रों, तो वहाँ पर जो है यूनान और भारतीय सभ्यता के मिश्रण से जो है वहाँ पर जो उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में जो है कुषाण काल में, तो हम देखते हैं हेलेनिस्टिक कला का विकास होते हुए देखते हैं। या इसे क्या कहते हैं? यूनानी, या इसे हम कहते हैं यूनानी कला, या इसे हेलेनिस्टिक आर्ट भी हम कहते हैं। तो हेलेनिस्टिक आर्ट में क्या था? इसमें यूनान जो है भारतीय देवताओं की तुलना जो है यूनानी देवताओं से की गई थी। और विशेषकर कौन? बौद्ध, गौतम बुद्ध की जो तुलना वो यूनानी देवताओं से की गई थी। और यूनानी देवताओं जो उनकी जो मूर्तिकला की जो अभिव्यक्ति है वो बौद्ध की मूर्तियों में दिखती है। क्योंकि जैसे कि हम अगर देखेंगे कभी, तो जो हेलेनिस्टिक आर्ट है तो उसमें भगवान बुद्ध की हम देखते हैं तो कान लंबे हैं, मुखौटे में जो है एक आभा मंडल है, पीछे जो है चक्र बना हुआ है, और उनकी जो सुडौलपन है और जो शारीरिक बनावट है वो जो है उसमें भौतिकता के लक्षण अधिक हैं। तो ये जो है यहाँ एक उत्तर पश्चिम में एक विकसित हुई थी जो कि हेलेनिस्टिक आर्ट थी मित्रों। यहाँ पर हेलेनिस्टिक आर्ट थी, हेलेनिस्टिक, ये जो हेलेनिस्टिक आर्ट थी, हेलेनिस्टिक, ये हेलेनिस्टिक कला का विकास हुआ था। और दूसरा था मित्रों यहाँ पर मथुरा कला का विकास हुआ था। ये जो मथुरा कला थी ये पूर्णता जो है भारतीय कला पर आधारित थी। और हेलेनिस्टिक आर्ट जो था हमारा ये रोमन कला पर आधारित थी, यूनान कला पर आधारित थी। उसके बाद हम देखते हैं जो अन्य जो मूर्तियाँ बनी हैं, चाहे वो भरहुत में बनी हो, चाहे बोधगया में बनी हो, चाहे सांची में बनी हो, और चाहे अमरावती में बनी हो, इनसे क्या है? इनसे जन सामान्य के जीवन की झलक इसमें जो है मिलती है। जन सामान्य के जीवन की झलक से तात्पर्य ये है मित्रों, जैसे कि उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल अगर हम यहाँ सांची का स्तूप अगर हम ले लें, सांची का स्तूप, तो इसमें हम क्या करते हैं? सांची के स्तूप में इसमें विभिन्न प्रकार की कलाकृतियाँ मिलती हैं। यानी सांची का स्तूप का जो तोरण द्वार बना हुआ है, जैसे सांची का जो स्तूप है हमारा, तो इसमें जैसे जो तोरण द्वार जो होता था, तोरण द्वार बेसिकली होता था इसका जो प्रवेश द्वार होता था। तो इसके जो प्रवेश द्वार है, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं का अंकन है, विभिन्न प्रकार के यक्ष यक्षणियों का अंकन है, और विभिन्न प्रकार के अन्य देवताओं का उल्लेख यहाँ पर ऐसे ऐसे मिलता है। तो इससे क्या मिलता है? ये तत्कालीन मतलब ये जो है ये जन सामान्य की अभिव्यक्ति मानी जाती है। विभिन्न अप्सराओं का उल्लेख, तो विभिन्न अप्सरा, देवी देवता, इन सब के यहाँ पर चित्र बने हुए हैं। और ये क्या है? जन सामान्य की अभिव्यक्ति है, क्योंकि जन सामान्य की भावनाओं को ये रिप्रेजेंट करते हैं। तो इससे जन सामान्य के जीवन की जो है झलक मिलती है। आगे जो है चित्रकला के बारे में हम देखें। जब चित्रकला भी जो है पुरातात्विक स्रोतों में एक महत्वपूर्ण स्रोत है मित्रों। और इसके अंतर्गत हम देखें चित्रकला में, तो जैसे अजंता की चित्रकला है, जैसे हमारी ये अजंता की चित्रकला है, एलोरा की चित्रकला है, भीमबेटका की चित्रकला है। ऐसे और भी है चित्रकला, जैसे बाघ की गुफा है, कार्ले बाघ की गुफाओं में चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। विभिन्न प्रकार के चैत्य ग्रहों में भी मिलते हैं। तो
इस प्रकार से हम देखते हैं नासिक में मिलते हैं, नासिक के गुहा लेक में मिलते हैं। तो इस प्रकार से चित्रकला के कई सारे मतलब वो हैं, लेकिन अभी हम महत्वपूर्ण चित्रकला का भी अध्ययन करेंगे और बाकी हम जब पढ़ेंगे अपने जब सब्जेक्ट पर आएंगे तो वहाँ पर हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इसमें जो है एक देखें अजंता चित्रकला जो है ये यूनेस्को की हेरिटेज साइट में 1983 में शामिल किया गया था मित्रों। ये 1983 में शामिल यूनेस्को के हेरिटेज में भी ये शामिल किया गया है। ये औरंगाबाद के महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित है हमारा। और इसमें जो 32 गुफाएं हैं मित्रों, और जिसमें एक मरणासन राजकुमारी का चित्र है मित्रों, ये 16वीं या 17वीं गुफा में है, थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा। तो उसमें मरणासन राजकुमारी का चित्र बहुत ही जो है लौकिक है और बहुत ही सजीव चित्रण उसमें किया गया है। ये अजंता की जो गुफाएं हैं ये विभिन्न कालखंडों में निर्मित हैं और ये 200 शताब्दी ईसा पूर्व से ये मानी जाती हैं और बाद के कालखंडों में भी जो है इनमें चित्रांकन जो है किया जाता रहा है। तो विभिन्न कालखंडों से संबंधित हैं, लेकिन मोटे तौर पर ये 200 ईसा पूर्व से इनका निर्माण, इसमें जो चित्रकारी वगैरह ये सब चीज़ें प्रारंभ हो गई थी। ये सातवाहन वंश के द्वारा इनका निर्माण करवाया गया था और ये बौद्ध धर्म से जो है संबंधित थी। तो पीसीएस में क्वेश्चन कई बार पूछा है कि जो बौद्ध की जो अजंता की गुफाएँ थीं इनका निर्माण किस वंश के शासकों द्वारा किया गया था, तो सातवाहन वंश के शासकों के द्वारा किया गया था। ठीक। दूसरा क्वेश्चन पूछाता है कि जो अजंता की चित्रकला है वो कौन से धर्म से संबंधित है, तो उसका जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। कंफ्यूज नहीं होना है, ये ध्यान रखना है। आगे जब एलोरा की जब गुफाएं हैं ये भी औरंगाबाद के जो है महाराष्ट्र के औरंगाबाद ज़िले में स्थित हैं। ठीक है। इसमें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म से यह प्रेरित है, मतलब इस धर्म से संबंधित जो है मूर्तियाँ इसमें मिलती हैं। और इसका निर्माण किसने करवाया था, राष्ट्रकूट वंश ने जो है इसका निर्माण करवाया था। आगे हम देखें भीमबेटका की गुफा। तो जो भीमबेटका की गुफा है ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है मित्रों। ठीक है। और ये पुरापाषाण काल से संबंधित है। पुरापाषाण काल और आगे इसमें हम जोड़ सकते हैं एक मध्य पाषाण काल भी जोड़ सकते हैं। अगर पुरापाषाण काल ऑप्शन में है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो अगर मध्य पाषाण काल भी अगर आ जाए ऑप्शन में, मध्य पाषाण काल तब भी हमारा आंसर यही होगा। तो पुरापाषाण काल व मध्य पाषाण काल दोनों से संबंधित है भीमबेटका की गुफाएं। ये मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और इनकी खोज जो है वाकणकर महोदय ने किया था मित्रों। ठीक है। तो पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2020 में ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने किया था, तो वाकणकर महोदय ने किया था। भीमबेटका की गुफा किस काल से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल से संबंधित है व मध्यपाषाण काल से संबंधित है। ठीक। तो ये दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं कि भीमबेटका की गुफा की खोज कब हुई थी, भीमबेटका की गुफा किस काल से संबंधित है, तो पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल से। भीमबेटका की गुफा की खोज किसने की थी, वाकणकर महोदय ने किया था। तो इस प्रकार से मित्रों, और ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं इसमें हम शिकार करते हुए परिदृश्य को हम देख सकते हैं और विभिन्न प्रकार के डांसिंग पोजीशन में लोगों को देख सकते हैं। तो इससे क्या मिलता है, क्या पता चलता है, और विभिन्न प्रकार के उसमें जो शिकार करते हुए जानवरों को दिखाया गया है। इसका मतलब क्या है कि कौन कौन से जानवर थे उनके बारे में जानकारी हो जाएगी। ठीक। शिकार कर रहे थे, इसका मतलब ये है कि वो उस समय जो मानव थे वो शिकारी मतलब आखेटक की स्थिति में थे, ये जानकारी मिल जाएगी। और विभिन्न प्रकार की सांस्कृतिक गतिविधियों की जानकारी हमें मिल जाती है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पर मित्रों आज हमने जो है पुरातात्विक साक्ष्यों का जो है अध्ययन किया है और मोटे तौर पर मैंने सारे महत्वपूर्ण एस्पेक्ट को कवर करने का प्रयास किया है। अब मित्रों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब कीजिए और मित्रों बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि हमारे संस्थान के द्वारा आने वाले वीडियो आपको यूं ही सतत रूप से मिलता रहे। धन्यवाद मित्रों।